जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का कोई चैप्टर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है? कि इसमें ये होता है कि हर एक बिज़नेस की कोई ना कोई इन्वेंट्री होती है, ठीक है? चाहे वो बिज़नेस प्रोडक्शन करके सेल कर रहा है, चाहे वो बिज़नेस बनी-बनाई चीज़ें लेके आके बेच रहा है, तो वो चीज़ जब तक उसके पास पड़ी रहती है, जो जो उसने रीसेल पर्पज़ के लिए ली होती है, वो उसकी इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ये देखना होता है कि वो उस इन्वेंट्री को मैनेज कैसे करता है, ठीक है? उसको होल्ड कैसे रखता है, उसकी सेफ्टी का क्या तरीकाकार होता है, उसकी वैल्यूएशन किस तरह से करता है, ठीक है जी? और एक जो मेन चीज़ वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रिटेल या मर्चेंटाइज इन्वेंट्री और प्रोडक्ट इन्वेंट्री में क्या फ़र्क है, ठीक है? तो जो बिज़नेसेस बनी बनाई चीज़ें लेकर बेचते हैं, ठीक है? जैसे कि लेट्स से मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, वॉचेज़ हैं, माउस है, बुक्स हैं, कुछ भी है, जो चीज़ बनी बनाई चीज़ लेकर जो भी चीज़ बेचते हैं, वो इन्वेंट्री होती है, उसे हम रिटेल इन्वेंट्री कहते हैं या फिर मर्चेंटाइज इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है? देन सेकंड पे आती है आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री। प्रोडक्ट इन्वेंट्री उनकी होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिन्होंने चीज़ बनाकर बेचनी होती है, ठीक है? लेट्स से अगर देसी घी की भी हम बात करें, तो देसी घी के लिए जो जो चीज़ें उसकी रेलेवेंट हैं, जैसे कि अगर वो दूध लेते हैं, मक्खन लेते हैं, तो वो चीज़ें उसकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री कहलाती हैं, ठीक है? और प्रोडक्ट इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल रॉ फॉर्म में भी आ सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अभी कुछ नहीं बना हुआ, ठीक है? वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है, यानी कि एक दो प्रोसेस उस पर परफॉर्म किए हुए हैं लेकिन वो फाइनल फॉर्म में नहीं है, या फिनिश फॉर्म में भी हो सकता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनकी इन्वेंट्री ये तीनों तरह की हो सकती है। बिल्कुल रॉ फॉर्म में, यानी कि अभी तक उसका कुछ भी नहीं बना हुआ, या वर्क इन प्रोसेस यानी कि कुछ ना कुछ काम हुआ हुआ है, या फिर बिल्कुल फिनिश फॉर्म में होते हैं, ठीक है? अच्छा जी। तो गेटिंग फेमिलियर विद द इन्वेंट्री प्रोसेस। इन्वेंट्री बेसिकली होती क्या है, जिसमें अभी हमने बात की है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, ठीक है जी? तो इन्वेंट्री प्रोसेस बेसिकली वो सारे का सारा प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्वेंट्री को परचेज करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है? या रीसेल कर देते हैं, या फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस पर प्रोसेस लगाकर उसको फिनिश फॉर्म में लाते हैं, ठीक है? ये आपका पूरा इन्वेंट्री प्रोसेस होता है। तो एज एन ऑडिटर आपको बेसिकली क्या चीज़ देखनी पड़ती है? एज एन ऑडिटर आपको क्या देखना पड़ता है? यू चेक टू मेक श्योर द क्लाइंट्स वैल्यूएशन ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इज करेक्ट। कि क्लाइंट जो एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कर रहा है कि एंडिंग इन्वेंट्री कितने की पड़ी है, हमने बेसिकली उसकी वैल्यूएशन चेक करनी होता है कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो कम या ज़्यादा तो नहीं शो कर रहा, ठीक है? अच्छा, देन आई दी व्हाट गोज इनटू इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री बेसिकली जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है? जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जब तक वो सेल नहीं होती, ठीक है, वो आपकी इन्वेंट्री कहलाती है, ठीक है? और वो आप अपनी बैलेंस शीट में शो करते हैं, ये हमारी इन्वेंट्री है। जैसे ही वो चीज़ सेल हो जाती है, ठीक है, आप वो चीज़ बेच देते हैं, वो प्रोडक्ट अपनी बेच देते हैं मार्केट में, तो वो चीज़ अब आपकी बैलेंस शीट में नहीं रहती, ठीक है? अब वो इन्वेंट्री से निकल कर, ठीक है, क्योंकि वो इन्वेंट्री तो है ही नहीं, अब वो आपका एक्सपेंस बन जाता है बेसिकली, ठीक है? कौन सा एक्सपेंस बन जाता है? जो एक्सपेंस आप रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ठीक है? चाहे आपकी लेबर लग रही है, चाहे आपकी इन्वेंट्री सेल हो रही है, किस्म का वो आपका एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। तो जब तक ये चीज़ आप सेल नहीं करते, ये आपकी इन्वेंट्री रहती है, ठीक है? और आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसी चीज़ आप सेल कर देते हैं, ये चीज़ आपकी एक्सपेंस बन जाती है, ठीक है? और बैलेंस शीट से निकल के जितने की भी सेल करते हैं वो फिर इनकम स्टेटमेंट में आ जाती है, ठीक है? उसमें हम फिर लिखते हैं कितने की बेची और हमें कितने की खरीद हुई इनकी, ठीक है? इस तरह से इनको बेसिकली डील किया जाता है। अच्छा जी, अब है जी इन्वेंट्री सिस्टम कौन से होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है और एक परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम होता है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद उसको एडजस्ट किया जाता है, ठीक है? इन्वेंट्री को जो मेंटेन किया जाता है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद किया जाता है। लेट से 1 महीने बाद किया जा रहा है, या 6 महीने बाद किया जा रहा है, या 1 साल बाद किया जा रहा है, तो ये बेसिकली होता है इन्वेंट्री पीरियोडिक सिस्टम। जबकि परपेचुअल सिस्टम क्या होता है? जैसे ही आपकी इन्वेंट्री को आप अपडेट करते हैं, चाहे 1 हफ्ते बाद कर रहे हैं, चाहे डेली कर रहे हैं, चाहे आप एक दिन में 4 दफ़ा इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, आप उसको उसी टाइम अपडेट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं बेसिकली कि ये आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है।
अब आते हैं जी अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री। जो मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री होती है, जैसे कि मैंने आपको बात की, जो चीज़ें जो लोग चीज़ें बनाकर बेचते हैं, ठीक है, एक रॉ फॉर्म में चीज़ ले उस पर प्रोसेसिंग की और उसको बनाकर बेच दिया, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री में बेसिकली 3 तरह की इन्वेंट्री शामिल होती है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। एक रॉ मटेरियल, ठीक है, एक रॉ मटेरियल, एक वर्क इन प्रोसेस और एक आपकी फिनिश गुड्स, ठीक है। ये आप लोग जानते भी होंगे, मैं आपको थोड़ा दोबारा बता देता हूँ। रॉ मटेरियल वो होता है जो जिस पे बिल्कुल कोई वर्किंग अभी तक नहीं हुई, ठीक है। लेट्स से आप आप लोग बुक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंटरी जो है ये बुक्स बनाते हैं, ठीक है, बुक्स की प्रिंटिंग करते हैं। तो अगर अभी तक ये सिर्फ पेजेस लेकर आए हैं तो ये इनके लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा, ठीक है। या देन अगर ये इसको बुक की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, अभी तक इसकी प्रिंटिंग नहीं हुई, तो ये वर्क इन प्रोसेस कहलाएगा। या पेजेस पे सिर्फ प्रिंटिंग कर दी लेकिन अभी तक इसको बुक की फॉर्म में इसको नहीं किया, कंपाइल नहीं किया, तो फिर भी ये वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी कहलाएगी। और जब इसकी बुक बन जाएगी, ठीक है, बुक की फॉर्म में ये शेप में दे देंगे, तब वो इनके लिए फिनिश गुड्स इन्वेंटरी कहलाएगी, ठीक है जी। देन एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेसिकली इन्वेंट्री को ऑन कौन करता है, किसकी इन्वेंट्री होती है, किसके अंडर आती है, तो ये डिपेंड करता है आपकी इन पॉइंट्स पे। एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट, एफ ओ बी डेस्टिनेशन पॉइंट। तो ये क्या होता है जी, ये बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है। ऑनरशिप ट्रांसफर टू द बायर, कब ट्रांसफर होती है बायर पे, एट द शिपिंग पॉइंट टू द कॉमन कैरियर। कि ऑनरशिप एक प्रोडक्ट की ट्रांसफर तब होती है जब एक कॉमन कैरियर तक वो चीज़ पहुंचा दी जाती है। कैसे, मिसाल के तौर पे आप लोग प्रोडक्ट खरीदने हैं मेरे से, ठीक है। अब हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो है एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट, ठीक है जी। इसका मतलब ये होगा, आप मेरे पास आए, ठीक है, आपने मेरे से चीज़ें खरीदी, वो चीज़ें जैसे ही मैंने लेट से लोडर के पास रखवा दी, अपनी अपनी शॉप के बाहर रखवा दी, तो अब वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे बात की, आपने कहा जी एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट, जो शिपिंग पॉइंट है जो भी हमारा आपस में डिसाइडेड होगा कि यार यहाँ से मैं अपना सामान उठवा लूँगा, आप कहेंगे जी मैं शॉप के बाहर से अपना सामान उठवा लूँगा, तो वो मेरा शिपिंग पॉइंट है। जैसे ही वो चीज़ वहाँ पर पहुँच गई शिपिंग पॉइंट पे, तो वो चीज़ अब आपकी है, तो वो अब आपकी इन्वेंट्री में शामिल होगी, मैं अपनी इन्वेंट्री में शामिल नहीं कर सकता। तो अगर कोई बंदा मेरा ऑडिट कर रहा है, तो वो उस अगर मैंने इस इन्वेंट्री को अपनी इन्वेंट्री में शामिल कर दिया, तो वो कहेगा जी आपने गलती की है, ठीक है, वो उसको लिख देगा जी इन्होंने गलती की हुई है। क्यों? क्योंकि उसकी ऑनरशिप अब आपके पास ट्रांसफर हो गई है। इसी तरह एफ ओ बी डेस्टिनेशन। अब एफ ओ बी डेस्टिनेशन क्या होता है कि मैंने जब तक आपकी शॉप पे वो चीज़ नहीं पहुंचानी है, जो एड्रेस आप देंगे, जब तक उस एड्रेस पे वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगी, ठीक है, वो मेरी ऑनरशिप में रहेगी, ठीक है। आपने बेशक खरीद लिया है लेकिन वो अभी तक मेरी ऑनरशिप में रहेगी, ठीक है, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं कहलाएगी, वो मेरी इन्वेंट्री कहलाएगी। जैसे ही वो आपकी शॉप पे पहुंच जाएगी, तब वो आपकी इन्वेंट्री कहलाएगी और मेरी इन्वेंट्री उस टाइम वो नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकल डिफरेंस होता है कि कौन ओन कर रहा है। अगर एफ ओ बी शिपिंग पॉइंट है, ठीक है, आपने मेरे से चीज़ खरीदी और मैंने वो चीज़ अपनी शॉप के बाहर रख दी, जो भी शिपिंग पॉइंट है वहाँ पर रख दी, तो उसके बाद वो आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ओनरशिप है। एफ ओ बी डेस्टिनेशन में जब वो चीज़ आपकी शॉप पे पहुँच जाएगी, तब आपकी ओनरशिप में आएगी, ठीक है। अच्छा जी। देन है जी वैल्यूएशन एंडिंग इन्वेंट्री के। एंडिंग इन्वेंट्री को वैल्यूएशन किस तरह से की जाती है, ठीक है। आप जानते हैं इसके डिफरेंट मेथड होते हैं, फर्स्ट फाइफो, लाइफो, वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब फाइफो में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो चीज़ आप पहले खरीदेंगे, ठीक है, वो चीज़ पहले बेचेंगे। फॉर एग्जांपल आप 3 यूनिट सेल कर रहे हैं, ठीक है, 3 यूनिट आप सेल कर रहे हैं, ठीक है जी। अब कहते हैं जी आप बताएं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, सी जी एस क्या है, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है, ठीक है। आई थोड़ी सी इसमें मिस प्रिंटिंग है। अच्छा, आपने आपके पास टोटल यूनिट अवेलेबल है 1, 2, 3, 4, आपने 4 यूनिट खरीदे हैं, 10 के हिसाब से, 12 के हिसाब से, फिर 13 के और फिर 14 के हिसाब से, ठीक है जी। सॉरी, ये आपका है 18, ये आपका 18 है, ठीक है। 12, ये 10 और 14, आपने एक यूनिट 10 का लिया, 12 का, 18 का और 14 का, ठीक है। अगर आप 3 यूनिट सेल करते हैं, मेथड कौन सा अपना रहे हैं, अभी अभी हम फाइफो की बात करें, तो कौन कौन से यूनिट बिकेंगे आपके, 10 वाला बिकेगा, 12 वाला बिकेगा, ठीक है, और
18 वाला बिकेगा आपका, ठीक है जी। हम कहेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है, 18 और 12 30, 30 और 10 40। हम कहेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो 40 है, सी जी एस 40, ठीक है। और एंडिंग इन्वेंट्री कितने पैसे एंडिंग इन्वेंट्री में बचे, बैलेंस शीट में जो चीज़ होगी वो होगी 14 की, कि हमारे पास ये 14 की एंडिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है। ये होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। देन इसी तरह से लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है जी, लास्ट इन फर्स्ट आउट में ये वही अरेंजमेंट है, पहले 10 की चीज़ खरीदी, फिर 12 की, फिर 18 की और फिर 14 की, एक एक यूनिट खरीदा। अब जब आप ये चीज़ें सेल करेंगे, 3 यूनिट ही सेल करें, ज़ाहिर है एग्जाम्पल सेम है, लेकिन जो आपका क्लाइंट है वो कौन सा प्रोसीजर अपना रहा है, वो अपना रहा है जी लास्ट इन फर्स्ट आउट लाइफ को, ठीक है। तो अब कौन से यूनिट सेल होंगे, पहला 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट, आखिरी 3 यूनिट सेल होंगे, जो एंड पे आएगा वो पहले बिकेगा। इस हिसाब से अगर पूछें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एंडिंग इन्वेंट्री, आप कहेंगे जी 18 और 12 ये कितने हो गए, 30, और 30 और 14, 44 की। अब आपके पास क्या है जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 44 की, और जो 10 की है वो आपके पास एंडिंग एंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री अवेलेबल है, ठीक है। अब देखें चीज़ें वही आई हुई हैं, लेकिन सिर्फ इन्वेंट्री मेथड जो वो उसकी वजह से ये कॉस्ट चेंज हो रही है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी चेंज हो रही है और एंडिंग इन्वेंट्री भी चेंज हो रही है, ठीक है जी। अब आते हैं जी एवरेज कॉस्टिंग पे। एवरेज कॉस्टिंग जैसे कि आप जानते हैं कि उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, हम इन सब की एवरेज लेते हैं, 1 2 3 4 जितनी भी एवरेज आएगी, इवन आपके 40 54, ठीक है, 54 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आपकी 1 यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। 3 यूनिट सेल करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगी, और 1 से मल्टीप्लाई करके आपकी एंडिंग इन्वेंट्री बन जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से बेसिकली आप ये सारे इन मेथड्स को डील करते हैं। ये मैंने आपको इन्हीं से एग्जाम्पल करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल भी डिफरेंट है जरा। अच्छा जी, अब है जी टेकिंग द फिजिकल इन्वेंट्री, कि फिजिकल इन्वेंट्री जो होती है उसको किस तरह से डील किया जाता है, ठीक है, उसको कहाँ पर रखा जाता है। कि इसमें आप ये देखते हैं, इन्वेंट्री से जैसे आप लोग जानते हैं रॉ मटेरियल, सप्लाईज, वर्क इन प्रोसेस, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन ट्रांजिट, ये सारी की सारी आपकी इन्वेंट्री कहलाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, ठीक है। तो इन्वेंट्री इसमें हम ये देखते हैं कि जो बैलेंस शीट के मुताबिक इन्वेंट्री है, हम क्या देख रहे हैं, फिजिकल इन्वेंट्री। जो बैलेंस शीट में आपने लिखा है कि मेरे पास 1 लाख की इन्वेंट्री अवेलेबल है मिसाल के तौर पे, तो आप फिजिकल इन्वेंट्री में देखते हैं कि क्या एक्चुअली एग्जिस्टेंस में भी वो 1 लाख की इन्वेंट्री है या 1 लाख की इन्वेंट्री नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये चीज़ देखते हैं। अब कुछ इन्वेस्टिगेटिव वर्क करना पड़ता है आपको इन एडवांस। आप अभी काउंटिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, काउंटिंग करने जा रहे हैं, तो अभी आप एडवांस में क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टेप्स लेते हैं, कुछ प्रोसीजर्स अपनाते हैं। वो कौन से होते हैं जी, कि जैसे कि आप अभी उनकी अपने क्लाइंट की इन्वेंट्री काउंट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि उनकी इन्वेंट्री कितनी अवेलेबल है, बैलेंस शीट के मुताबिक अवेलेबल है या नहीं है। अब आप वहाँ पर जा रहे हैं, उससे पहले आपको कुछ काम करने हैं। वो क्या करना है, आइडेंटिफाई इन्वेंट्री लोकेशन। आपने इन्वेंट्री की लोकेशन देखना है कि आपके क्लाइंट, आपका क्लाइंट जो है वो इन्वेंट्री किस जगह पर रखता है, ठीक है, शॉप में रखता है, किसी स्टोर में रखता है, या किस किस जगह पर रखता है, ठीक है। देन क्लाइंट जो है वो किस तरह का प्रोसीजर अपनाता है, ठीक है, क्लाइंट किस तरह का प्रोसीजर अपनाता है, कौन सा बंदा इन चीज़ों को इशू करता है, ठीक है, कौन सा बंदा इसका सीरियल नंबर लगाता है या नहीं लगाता। तो बेसिकली आप उनका प्रोसीजर देखते हैं कि वो इन्वेंट्री को मैनेज ओवरऑल किस तरह से करें, इन्वेंट्री आई, उस पर कोई टैगिंग की या नहीं की, उस पर कोई नंबरिंग की या नहीं की, तो उनका एक दफ़ा प्रोसीजर देख लेते हैं, ठीक है। अभी आप काउंटिंग प्रोसीजर में नहीं जा रहे, अभी आप सिर्फ जो है वो इन्वेस्टिगेटिव वर्क करें एडवांस में। जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, उसके बाद अगर आप उनकी इन्वेंट्री काउंट करने जाएंगे तो बेहतर तरीके से इन्वेंट्री काउंट कर सकेंगे। देन टूर द बिजनेस, ओवरऑल उनका बिजनेस टूर करेंगे, ठीक है, उनके वेयर हाउसेज देखेंगे, डिफरेंट स्टोरेज एरियाज देखेंगे वहाँ पर जाकर उनके, ठीक है। देन अरेंज टू स्टॉप प्रोडक्शन। जब आपने काउंटिंग करनी है तो आपने कोशिश करनी है कि जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाए। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो प्रोडक्शन कर रहा है तो आपने लाजमी लाजमी उसको स्टॉप करना है। क्यों, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वाले की इन्वेंट्री होती है 3 तरह की, रॉ इन्वेंट्री अलग है, वर्क इन प्रोसेस अलग है, और फिनिश गुड अलग है।
आप लेट्स से आप काउंट कर रहे हैं जी, क्या कहते हैं, रॉ मटेरियल काउंट कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन चल रही है। आप काउंट करने के दौरान ही वो चीज़ें वहाँ से निकल कर वर्क इन प्रोसेस में आ जाएंगी। अब आप वर्क इन प्रोसेस काउंट करने आएंगे तो वर्क इन प्रोसेस से निकल कर चीज़ें आगे फिनिश गुड्स में चली जाएंगी, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम रहेगी इसमें। तो आपने प्रोडक्शन सिस्टम को लाजमी उसमें रोकना है, ठीक है, ताकि आप प्रॉपर्ली काउंट कर सकेंगे कितनी चीज़ें रॉ मटेरियल में पड़ी हैं, कितनी इन प्रोसेस में पड़ी हैं, कितनी फिनिश फॉर्म में पड़ी हैं। देन इन्वेंट्री की किसी भी तरह की मूवमेंट को आपने रोक देना। आपने कहना जी अभी फिलहाल इन्वेंट्री का आपने कोई काम नहीं करना। लेट्स से अगर वो शॉप ओपन है, आपने कहना जी शॉप बंद कर दें, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने इस टाइम उनकी काउंटिंग करनी है। अच्छा अच्छा। देन जी पुटिंग चोर ऑन मैनेजमेंट, इसमें ये होता है कि आपने बेसिकली उनको असिस्ट नहीं करना होता अपने क्लाइंट को कि किस तरह जी आप इस तरह से इन्वेंट्री काउंट करें, इस तरह से इन्वेंट्री काउंट करें, बल्कि आपने सिर्फ उनको ऑब्जर्व करना है कि वो किस तरह से काउंट कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ आपने ऑब्जर्व करना है कि यार ये काउंट करें, लेट से वो काउंट कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 100 का यूनिट बनाया, फिर 100 का रखे, फिर 100 यूनिट रखे। आपने सिंपली उनमें से कोई कुछ सैंपल लिए, उनको काउंट किया कि वाकई ये 100 ही हैं, ये जो गिन के रख रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं 100 गिन रहे हैं लिख हजार रहे हो, ठीक है, या 100 गिन रहे हैं लेकिन उसके अंदर है ज़्यादा, 150 है या 110 है या 90 है, कम तो नहीं है। तो ये चीज़ आप बेसिकली इसमें देखते हैं, ठीक है। देन एक जो चीज़ होती है वही होती है कि नोइंग व्हाट टू डू विद ऑब्सलीट और डैमेज आइटम। जो चीज़ें ऑब्सलीट हो जाती हैं या डैमेज हो जाती हैं, उनको किस तरह से जो है वो कंपनी क्या पॉलिसी उनको किस तरह से डील करती है। ऑब्सलीट वो चीज़ होती है जो आपकी बेकार हो जाती है, ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी की चीज़ें नई टेक्नोलॉजी आ गई, वो चीज़ आपकी ऑब्सलीट हो गई, ठीक है। देन डैमेज आइटम का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गई, कुछ टूट गई, कुछ थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ गई, लेकिन वो डैमेज आइटम है, उसको थोड़ा सा काम करके दोबारा सेल कर सकते हैं। तो कंपनी की पॉलिसी जो होगी कि हमने ऑब्सलीट को किस तरह से मैनेज करना है और डैमेज को, आपने उसके मुताबिक चलना है। ऐसा नहीं है कि कंपनी कह रही पता नहीं कि वो तो ऑब्सलीट हो गया, हमने तो फेंक दी थी, या वो तो डैमेज आइटम थी, आपने उन्हें कहना है जी मुझे पूरा रिकॉर्ड दिखाएं कितनी आइटम ऑब्सलीट हुई हैं, कितनी डैमेज आइटम है, और ये आपने कहाँ पर रखी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें आप सारे का सारा पूछते हैं उनको, डैमेज चीज़ों के बारे में और ऑब्सलीट चीज़ों के बारे में, ठीक है। ऑब्सलीट और आपकी सेकेंड में डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज आइटम, ठीक है जी। अब आते हैं जी एग्जामिनिंग इनहेरेंट इन्वेंटरी मैनेजमेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? जो नेचर ऑफ बिजनेस की वजह से होता है, ठीक है, बिजनेस की नेचर किस तरह की है। लेट्स से ससेप्टेबिलिटी ऑफ टू थेफ्ट, इसमें ये होता है कि देखें, अगर एक बंदा मिसाल के तौर पे गाड़ियाँ सेल कर रहा है, ठीक है, अब उसको पता है कि मेरे शोरूम में 10 से 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ठीक है, वो बड़ी आइटम है, तो उसमें इतना थेफ्ट करने का, चोरी का इशू नहीं होता, उसमें चोरी के चांसेस नहीं होते। लेकिन यहीं अगर वो बंदा लेट से गोलियां टाफियाँ बेच रहा है, ठीक है, वो अपनी कोई जनरल जनरल स्टोर के आइटम बेच रहा है, या वो कोई स्पेयर पार्ट सेल कर रहा है, टायर सेल कर रहा है, या ब्रेक सेल कर रहा है, या फर्दर कोई और छोटा कोई स्पेयर पार्ट सेल कर रहा है, तो वो स्मॉल साइज में होता है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि वहाँ पर चोरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब अगर आप गाड़ी की एग्जांपल देखें तो गाड़ी पूरे शोरूम में 10 20 30 40 इतनी गाड़ियाँ होंगी, ठीक है, और वो इजीली काउंटेबल होंगी। यही अगर कोई सॉफ्टवेयर हो, कोई छोटा सा यूनिट हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई यूनिट हो, जो छोटा सा बॉक्स लेट से माउस की तरह का या एक मोबाइल के फॉर्म में हो, इतना सा पीस 1 लाख या 2 लाख का पीस है, और एक छोटे से केबन में वो चीज़ें हज़ार के करीब पड़ी हैं, तो वहाँ पर चोरी के चांसेस ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर कोई एक उसमें से निकाल लेगा तो आपको काउंट करने में भी टाइम लगेगा, आपको पता लगने में भी टाइम लगेगा कि यार इसमें से एक यूनिट कम है। जबकि अगर उसका साइज़ बड़ा है, अगर आपकी गाड़ियाँ हैं लेट से कोई बड़ी आइटम है, तो वहाँ पर चोरी के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ईयर एंड इन्वेंट्री प्रोसीजर। अब ईयर एंड जब भी साल एंड होता है, वहाँ पर आप अपनी एंडिंग इन्वेंट्री लिखते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन करते हैं, उसको बैलेंस शीट में लेके जाते हैं। देन आपकी आप वहाँ पर देखते हैं कि भाई जो ऑब्सलीट आइटम है या कोई डैमेज आइटम है उसको किस तरह से मैनेज किया गया। तो ये सारी चीज़ें आप एट द एंड करते हैं, ठीक है, साल के दौरान ही ये चीज़ें लिखते हैं। एट द एंड आप ये चीज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको नहीं ये चीज़ देखनी है कि क्या उन्होंने इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली वैल्यू किया हुआ है, कोई डैमेज आइटम तो नहीं है, कोई ऑब्सलीट आइटम तो नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका एक इनहेरेंट रिस्क होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बात बताई,
अगर तो बड़ी आइटम है, ठीक है, उसमें तो ये चीज़ें इजी होंगी, डैमेज है या ऑब्सोलीट आइटम है वो आपको इजीली नज़र भी आ जाएंगी, ठीक है, वो आपको रिकॉर्ड भी दे देंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी सी कोई आइटम्स है, ठीक है, तो उसमें वो चीज़ कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, आपको ये चीज़ें को मैनेज करना या देखना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। देन है दी प्रायर पीरियड में स्टेटमेंट। प्रायर पीरियड में स्टेटमेंट ये होता है कि अब से पहले, लेट से आप उनका कॉन्टीन्यूसली अपने क्लाइंट को ऑडिट करते हैं, आज से पहले, इस साल से पहले सालों में जो जब आपने उनका ऑडिट किया, तो तब जो मसले नज़र आए आपने उनको दोबारा से देखना है कि कहीं इस दफ़ा दोबारा ये तो नहीं कर रहे, ठीक है, पहले भी इन्होंने मसला किया था, कहीं दोबारा तो नहीं ये मसला कर रहे। तो ये चीज़ आती है आपकी इनहेरेंट रिस्क में, ठीक है, जो उस बिजनेस की नेचर की वजह से होती है। अब आते हैं जी कंट्रोल रिस्क की तरफ, ठीक है। कंट्रोल रिस्क में क्या होता है जी, परचेजिंग इन्वेंट्री, पहले तो आप ये देखते हैं कि परचेजिंग इन्वेंट्री को किस तरह से डील किया जा रहा है, ठीक है। लेट्स से आप कहते हैं जी जो बंदा परचेजिंग कर रहा है, ठीक है, उसको हैंडल नहीं करनी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ कि एक बंदा ऑर्डर कर रहा है, प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है, अगर रिसीव भी वही कर रहा होगा, यानी कि हैंडल भी वही कर रहा होगा, उसने उसने कहा जी 1,000 यूनिट भेज दें, परचेजिंग कर ली, जब 1,000 यूनिट आए उसने रिसीव करके अगर हैंडल भी खुद ही करना है, तो वहाँ चांसेस ऑफ थेफ्ट, चांसेस ऑफ एरर, ठीक है, वहाँ पर ज़्यादा होंगे, वो फ्रॉड ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि उसे पता है मैं 1,000 ऑर्डर करूँ, 1,500 ऑर्डर करूँ, अगर मैं इसमें से कुछ कम ज़्यादा भी कर दूंगा, ठीक है, तो वो आपके साथ इजीली फ्रॉड कर सकता है। तो कंट्रोल इसमें आपने ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बंदा ऑर्डर कर रहा है वही बंदा जो है वो उसको हैंडल भी कर रहा हो, ठीक है। देन देन आई डी यूजिंग इन्वेंट्री। यूजिंग इन्वेंट्री में यह है कि इन्वेंट्री को जब आपने यूज़ करना है, चाहे आपने वेयर हाउस से शॉप में सेल करने के लेके जाना है, या अपने वेयर हाउस से आपने प्रोसेसिंग के लिए रॉ मटेरियल लेके जाना है, तो आपने देखना है कि क्या कोई अथॉरिटी में जो पर्सन है वो उसको इशू कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। देन टेकिंग केयर ऑफ इन्वेंट्री, कि फिजिकली इन्वेंट्री को किस तरह से बेसिकली मैनेज किया जा रहा है, ठीक है, कि जो बंदा, जैसे हमने पहले बात की, जो परचेजिंग कर रहा है उसने फिजिकली हैंडल नहीं करना, और जो फिजिकली हैंडल कर रहा है उसके पास उसका रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड से क्या मुराद है, फिजिकली लेट्स से अगर मैं इस स्टोर को मैनेज करूँ, मैं फिजिकली चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ कि यार ये यूनिट मैंने 10 यूनिट यहाँ रखे हैं, 10 यहाँ रखे हैं, 10 यहाँ रखे हैं, तो रिकॉर्ड मेरे पास नहीं होना चाहिए, मैंने किसी और बंदे को जाकर बताना कि जी 10 यूनिट मेरे पास इस चीज़ के रखे हुए हैं, 10 यूनिट इस चीज़ के और 10 यूनिट इस चीज़ के। इसमें क्या होता है, आपके चोरी के, एरर के चांसेस, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंट्रोल, ये चीज़ आपने देखनी होती है। अच्छा, देन मेकिंग श्योर ऑल रिकॉर्डेड इन्वेंट्री एग्जिस्ट, कि जो इन्वेंट्री रिकॉर्डेड है वो इन एक्चुअल एग्जिस्ट भी होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको री परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। री परफॉर्मेंस में क्या होता है, सिलेक्ट एंड काउंट स्टैक ऑफ द क्लाइंट्स इन्वेंट्री एंड कंपेयर योर काउंट टू द क्लाइंट काउंट। आपने देखना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, आप क्या करते हैं इसमें, अब वहाँ पर जाते हैं, आप देखते हैं क्या इन्होंने 100 यूनिट्स काउंट करके रखे हैं, अब उन 100 को दोबारा एक बार काउंट कर लेते हैं सैंपल लेकर, ठीक है, उन्होंने 100 के डिफरेंट सेट्स बनाए होंगे, अब उसमें से चंद एक सैंपल लेकर उनको काउंट करते हैं, देन देखते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में क्या लिखा हुआ, काउंटिंग में क्या आ रहा है, ठीक है। अच्छा, देन ट्रेसिंग में बेसिकली आप अपने क्लाइंट की इन्वेंट्री को ट्रेस करते हैं, ठीक है। लेट्स से आपने उन्हें कहा जी मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, ठीक है, शिपिंग के डॉक्यूमेंट्स दे दें, मुझे अपने रिसीविंग के डॉक्यूमेंट्स दे दें, आपने वो डॉक्यूमेंट्स रख लिए अपने सामने, यानी कि जो चीज़ें परचेज होकर आती हैं उनकी शिपिंग के डॉक्यूमेंट होते हैं, और जब वो चीज़ रिसीव होती है उसका रिसीविंग का डॉक्यूमेंट भी होते हैं। अब आपने उसमें से चंद एक सैंपल लेकर आपने देखना जी, अच्छा जी ये जो मेरे पास बिल पड़ा है, लेट्स से ये शिपिंग का बिल या रिसीविंग का बिल है, ये इतने प्रोडक्ट ए है और इसके 25 यूनिट आए थे इस तारीख को, ठीक है। अब आपने उसको फॉलो करना है कि आपने देखना है कि उस तारीख में जाकर जो एंट्री हुई भी है, आपने वो देखने की क्या वो वाकई प्रोडक्ट ए के 25 यूनिट की एंट्री की हुई है, तो उसी उन्हीं कॉस्ट पे की हुई है जिस पे आई है, तो इससे कहते हैं बेसिकली ये होता है आपका ट्रेसिंग प्रोसीजर, ठीक है जी। अब होता है जी सेफ गार्डिंग इन्वेंट्री, कि आपने इन्वेंट्री को सेफ गार्ड कैसे करना है। अब इसमें रिटेल के बारे में बताया गया है कि जो रिटेल स्टोर होता है उसमें क्या होता है, सेल्फ अलार्मिंग एंटी थेफ्ट टैग्स होते हैं, कि उसमें जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब गारमेंट शॉप से जाते हैं, उन्होंने कुछ टैगिंग की होती है, ठीक है। लेट्स से अगर आप वो उस शर्ट को, उस पैंट को, वो कोई भी चीज़ है, अगर आप उस फैब्रिक को, उस प्रोडक्ट को उस शॉप से बाहर लेकर जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एक अलार्म होने लग जाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ अलार्मिंग एंटी थेफ्ट टैग, ठीक है। तो ये बेसिकली सेफ गार्डिंग में यूज़ होता है।
देन इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्स क्या होते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो एक कैश रजिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक। आपने देखा होगा उनके हाथ में एक मोबाइल की डिवाइस होती है, उस पर वो सारी एंट्री करते हैं और वही उसमें स्लिप निकाल दिया रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी इन्वेंट्री की जो जो सेफ गार्डिंग होती है, इन्वेंट्री को महफूज बनाया जाता है। अच्छा जी। अब लास्ट पे जो हम हर एक प्रोसीजर में करते हैं कि उसकी ट्रांजैक्शन एंड डिस्क्लोजर के बारे में, ठीक है। किसी की टेस्टिंग कर रहे हैं आप इन्वेंट्री की ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर के बारे में, ठीक है। तो उसमें वही चीज़ें हैं जी। हम देखते हैं अक्रेंस, ठीक है, क्या वो एक्चुअली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो हुई है या नहीं हुई। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन एक्चुअली टुक प्लेस, ठीक है, कि इन्वेंट्री वाकई खरीदी गई है या बेची गई है, ठीक है। तो आप अक्रेंस देखते हैं। देन आप देखते हैं कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस क्या होता है कि जितनी इन्वेंट्री परचेज की थी, ठीक है, वो सारी की सारी आपने रिकॉर्ड की है या नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं कि 100 परचेज किए लिखे 120 या 100 परचेज किए लिखे आपने कम, तो उसे अंडर स्टेटेड या ओवर स्टेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आपने चेक करनी है। देन अथॉराइजेशन में अगेन वो चीज़ कि अथॉरिटी किसके पास है, जो उन्होंने कंट्रोल प्रोसीजर अपनाया है उसको कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, उस अथॉरिटी के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी में आप लोग क्या देखते हैं, एक्यूरेसी में हम मोस्टली नंबर्स देखते हैं, ठीक है, कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें एरर ना हो, जितनी अमाउंट का ट्रांजैक्शन है उतनी ही अमाउंट लिखी हो। अगर 87 की अमाउंट लिखी है तो 87 ही हो, बजाय कि 78 लिखा हो, ठीक है। तो उसमें आप एक्यूरेसी चेक करते हैं। अच्छा जी। देन कटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एट ईयर एंड, इसके कटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन ईयर एंड का मतलब होता है साल का जब भी एंड होता है तो हम देखते हैं कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि साल के आखिरी 4-5 दिनों में, एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में ये लोग जो इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं, आपके क्लाइंट जो है इन्वेंट्री परचेज कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उसको शो ही नहीं कर रहा, वो जान के उसको अगले साल शो कर देता है कि यार चलो इस साल का मेरी अपने हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए वो इस परचेज को अगले में शिफ्ट कर देता है। तो आपने ये चीज़ आदमी चेक करनी होती है कि कहीं कटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन तो नहीं है साल के एंड पे। देन जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करना लाजमी होती है, ठीक है। वो कौन सी चीज़ें होती हैं, वो होती है कि प्लेज इन्वेंट्री। कोई के अगर कोई आपके क्लाइंट ने इन्वेंट्री प्लेज कराई है, लेट से अपने क्लाइंट ने अपनी एक बिल्डिंग प्लेज करवा के बैंक से लोन लिया हुआ है, तो उसको लाजमी उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। आपने ये चीज़ देखनी है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर में क्या आता है कि जो इन्वेंट्री प्लेज है वो उसने लाजमी शो करनी है कि ये मैंने प्लेज करवा के इससे अगेंस्ट लोन लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे उसने ये मेंशन है कि आप कहेंगे अच्छा ठीक है जी आपके पास इन्वेंट्री भी है, आपने लोन भी लिया, हुआ चीज़ें अलग अलग नहीं होनी चाहिए, बल्कि पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ किसको सपोर्ट कर रही है। देन कॉस्ट बेसिस, कि कौन सा कॉस्टिंग मेथड अपनाया जा रहा है, ठीक है, फाइफो, लाइफो, एवरेज वेटेड एवरेज कॉस्टिंग मेथड, ठीक है जी। देन क्लासिफिकेशन दे डिस्क्लोज करनी पड़ती है कि हमारे पास, या लेट्स से आप अगर आप क्लाइंट हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, ठीक है। देन आपको ये बताना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल में जी मेरा ये प्रोडक्ट आती है, वर्क इन प्रोसेस में मेरे ये प्रोसेस है, प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है, प्रोसेस सी है। देन फिनिश गुड्स में मेरी ये फाइनल फॉर्म में गुड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी इन्वेंट्री वाले को डिस्क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है जी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।